Hello, dear students. In today's topic, I'll be continuing discussion about International Monetary Fund. आज हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हम देखेंगे कि आईएमएफ और भारत के बीच में क्या संबंध था और कैसे कैसे इस संस्था ने भारत के साथ अपने संबंध को स्थापित किया। आईएमएफ को पढ़ने के बाद जब मैं आपको आगे की वीडियोस दूंगी उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी एक्सचेंज रेट्स के बारे में, विनिमय दरों के बारे में और बहुत सारे जो एक्सचेंज रेट सिस्टम थे अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में। आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट वेरियस exchange rate systems which were prevalent in the international economics। वो पढ़ना ज़रूरी होगा क्योंकि उससे हमें समझ में आएगा कि कैसे स्थिर विनिमय प्रणालियाँ थी, बाद में कैसे वह फ्लेक्सिबल या लचीली विनिमय प्रणालियों के रूप में चेंज हुई और कैसे ब्रिटेन वुड्स का विघटन हुआ समाप्त हुआ। फिर कैसे आईएमएफ ने अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दरों को या विभिन्न देशों के बीच जो भी अंतर्राष्ट्रीय विनिमय की दर थी उन्हें कैसे डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए एक्सप्रेस किया और कैसे इन देशों के द्वारा जो प्रॉब्लम्स फेस की गई उन्हें कैसे सॉल्व किया। तो हमें आईएमएफ को समझने के साथ साथ बहुत आवश्यक है कि हम विदेशी विनिमय दरों और जो भी पास्ट में विदेशी विनिमय प्रणालियाँ थी उनको हम समझें। तो वो मैं आपको जब नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ाऊँगी तब एक्सप्लेन करूँगी। अब हम देखेंगे यहाँ पर आईएमएफ और इंडिया के बीच में थोड़ा बहुत जो भी उनकी ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप है उसके बारे में। अगर हम देखें कि इंडिया जो है वो फाउंडिंग मेंबर्स में से है। जब ये संस्था अस्तित्व में आई थी उस संस्था का यह सदस्य 1945 में ही बन गया। तो हम अगर एग्जैक्ट डेट बताएं तो दिसंबर 27, 1945 में इंडिया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक स्थायी सदस्य बन गया। फिर हम देखेंगे जो लेटेस्ट कंट्री असेसमेंट या जो प्रत्येक देश की जो रिपोर्ट पब्लिश होती है वो हमारे देश के लिए फरवरी 22, 2017 में पब्लिश की गई। स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, विशेष आहरण अधिकार के रूप में हर देश को, वैसे तो 5 करेंसीज़ को इसमें शामिल किया गया, ठीक है, तो उस रूप में हमारा कितना मिलियन हिस्सा है 1062.76 मिलियन। और अगर हम कोटा देखें तो सबसे अधिक कोटा किस देश का था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था अमेरिका का, फिर है जापान का। तो भारत का कोटा कुछ 2% के करीब है। कोटा किस से निर्धारण किया जाता था कि किसी भी देश की आर्थिक स्थिति कितनी सुदृढ़ है या उसका इकोनॉमिक पावर कितना विशाल है। तो अगर हम इंडिया का कोटा देखें तो वो है 13,114.4 मिलियन। फिर देखते हैं कि नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट सिंस मेंबरशिप, कितने कितने परिवर्तन लाए गए जब से हम इसके मेंबर बने, तो उसको भी देखना आवश्यक है। तो हम देखेंगे कि 7 अरेंजमेंट्स किए गए। इन 1981-82 India borrowed SDR 3.9 billion under an extended fund facility, the largest arrangement in IMF history at that time. 1981-82 में इंडिया ने, भारत देश ने बोरो किए थे 3.9 बिलियन, ठीक है, कहाँ से, आईएमएफ से। तो वो एक तरह से उन्होंने अरेंजमेंट किया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के लिए। फिर हम देखें in 1991-93 India borrowed a total of SDR 2.2 billion under 2 standby arrangements।
दो अरेंजमेंट्स के ज़रिए इंडिया ने 1991 और 93 में IMF से SDR के रूप में बोरो किया। फिर 1991 में भी 1.4 बिलियन अंडर द कंपनसेटरी फाइनेंसिंग फैसिलिटी के द्वारा किया गया। इंडिया गेट्स मोर वोटिंग राइट्स इन IMF रिफॉर्म्स। जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सुधार या रिफॉर्म्स आए, भारत को अधिक वोट करने के अधिकार प्राप्त हुए। India's voting rights increased to 2.6% from the current 2.3% and China's to 6% from the current या फिर we can say 3.8% as per the new division। अब भारत के जो वोटिंग राइट था वो कोटा पे निर्धारित होता है, तो कोटा 2.6% हो गया था, तो वोटिंग राइट भी 2.3 से बढ़ के 2.6% हो गई। The reforms bring India and Brazil into the list of the top 10 members of IMF, along with the US, Japan, France, Germany, Italy, the United Kingdom, China and Russia। 5 देश या शुरुआती जो 8 देश हैं वोटिंग राइट्स के अनुसार, वो कौन कौन से हैं? USA, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, UK, चाइना, रशिया और फिर 2 और कौन से देश हैं? ब्राज़ील और इंडिया। India born Harvard professor Geeta Gopinath joins IMF as first women chief economist। भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में चीफ इकोनॉमिस्ट मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में ज्वाइन किया था। इंडिया अर्जेस IMF टू इम्प्लीमेंट कोटा रिफॉर्म्स। भारत हमेशा IMF से ये गुहार लगाता है या हम कहें अपनी बात पेश करता है कि जो उनके कोटा उन्होंने डिस्क्राइब कर रखे हैं या जो बांट रखे हैं उनमें रिफॉर्म्स किए जाएं और विकासशील देशों को भी अधिक प्रतिशत मिले कोटा में। तो इस तरीके से स्पेशल ड्राइंग राइट्स में भी और कोटा में भी भारत का स्थान बढ़ रहा है, लेकिन कुछ विकसित देशों की तुलना में अभी भी कम है। IMF कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, एनुअली भी होते हैं ये रिपोर्ट्स। वो रिपोर्ट्स हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और फिस्कल मॉनिटर। तो इन तीनों पब्लिकेशंस के थ्रू वो अपने रिफॉर्म्स के बारे में या डिफरेंट अरेंजमेंट्स के बारे में या जो भी विनिमय व्यवस्थाएं चल रही हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, और किस राष्ट्र का कोटा कितना रहा या SDR में कितना कंट्रीब्यूशन है, किस करेंसी का, वो सारी जानकारी इसमें दी जाती है। इसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि एक्सचेंज रेट और एक्सचेंज सिस्टम्स को जानना ज़रूरी है कि क्यों ब्रिटेन वुड्स समाप्त हुआ, क्यों फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के बाद आज हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की तरफ बढ़ रहे हैं, कैसे एक्सचेंज रेट का निर्धारण किया जाता है, कैसे डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन होता है करेंसी में। तो वो सारी डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपको ग्रेजुएशन लेवल का ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कंसेप्ट्स को तैयार करना है, इसलिए हम इनके जो भी विघटन है इसका या फिर जो डिमोलिशन है या जो एंड हुआ है ब्रिटेन वुड्स का, उसको इतनी डिटेल में हमें नहीं देखना है। तो ऊपर ऊपर से आप इसको देख लीजिएगा कि कैसे ब्रिटेन वुड्स का कोलैप्स हुआ और कैसे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के साथ IMF ने धीरे धीरे अपने डिफरेंट अरेंजमेंट्स करने स्टार्ट किए। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स, इसका स्ट्रक्चर, इसके मेंबर नेशंस और हम कहें जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वह ज़रूर आप देख लीजिएगा। साथ साथ आप ये भी देखिए कि कौन कौन से मेंबर्स का कितना कितना कोटा और कितना कितना SDR में करेंसीज़ का कितना कितना शेयर है। Okay, I hope you guys have understood about the basic structure and objectives of IMF. So go through the video time and again and start preparing your notes. Thank you so much for listening to this video.